नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यांश आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल दिव्यांश पाठशाला में। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग सकुशल होंगे। एसएससी एमटीएस अवसर बैच में आप सभी का विशेष स्वागत है। आज की इस क्लास में हम लोग चर्चा करने जीके जीएस के सेकंड प्रैक्टिस सेट के बारे में। उम्मीद है कि इस बैच की या इस सेशन की पीडीएफ आप लोगों को 1 घंटे पहले अर्थात 9 बजे ही आप लोगों को मिल चुकी थी व्हाट्सएप पे और टेलीग्राम पे। अगर आप व्हाट्सएप से नहीं जुड़े या व्हाट्सएप टेलीग्राम पे नहीं जुड़े तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक लगा है अवसर बैच के अंतर्गत, उसमें ये दोनों लिंक दिए हैं, वहां से जाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं। अब इस क्लास का डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ सॉल्यूशन पे चर्चा कर। पहला क्वेश्चन हमारे समझ आता है, पृथ्वी की सूर्य के चारों ओर गति कहलाती है। ये यहाँ पे होगा, पृथ्वी की सूर्य के चारों ओर गति क्या कहलाती है। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि प्रत्येक ग्रह दो तरह की गति करता है। एक तो वो अपने अक्ष पर ही घूमता रहता है, जिस वजह से दिन और रात होते हैं। दूसरा, वह सूर्य के चारों ओर भी परिक्रमा लगा रहता है, और ये परिक्रमा किसमें करता है, दीर्घ परवलयाकार परिपथ में परिक्रमा कराता है। समझने के लिए थोड़ा सा डिटेल से समझिए। जब कभी भी आप लोग किसी चीज की परिक्रमा करते हैं, आप लोग कहाँ जाते हैं, कभी ना कभी आपने देखा होगा परिक्रमा करने गए होंगे किसी न किसी तीर्थ यात्रा की परिक्रमा करना। परिक्रमा करने का मतलब क्या होता है, किसी शीर्ष भाग के या किसी भी क्षेत्र के चारों ओर चलने की प्रक्रिया को परिक्रमा कहते हैं। यहाँ पे आप ऑप्शन देखेंगे, 4 ऑप्शन दिए गए, कौन कौन से, एक परिक्रमा, परिभ्रमण, घूर्णन गति एवं दैनिक गति। अब परिक्रमण का याद रखिए, परिक्रमण क्या है, सूर्य के चारों ओर परिक्रमा लगाने की प्रक्रिया क्या है, परिक्रमण। अपने अक्ष पे चारों ओर घूमने की परिक्रमा क्या कराएगी, उसे परिभ्रमण कहेंगे। ये क्या है, परिभ्रमण करना। रात और दिन किस वजह से होते हैं, परिभ्रमण की वजह से। और वर्ष किस वजह से होते हैं, परिक्रमण की वजह से। ये दोनों शब्दों के अर्थ को समझिएगा और शब्दों के बारे में डिटेल से अंतर ध्यान रखिए। अपने अक्ष पे घूमे तो उसे घूर्णन गति कहते हैं। एक एंगल पे हो गए, जिस प्रकार से पृथ्वी की गति करती है, वो 22.5 डिग्री झुकी हुई है, उसके बाद परिक्रमा करते हैं, उसे परिभ्रमण कहते हैं। परिक्रमण क्या है, सूर्य के चारों ओर परिक्रमा लगाने की, सूर्य के चारों ओर घूमने की पथ को परिक्रमण कहते हैं। और यह पथ क्या है, दीर्घ परवलय आकार है। दोनों ऑप्शन याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या आपसे पूछा है, अगला क्वेश्चन आपसे पूछता है, ज्वार भाटा की उत्पत्ति से संबंधित गुरुत्वाकर्षण बल का सिद्धांत किसने दिया था। ज्वार भाटा होते क्या है, ठीक है। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत क्या है, प्रत्येक वस्तु जो किसी भी पक्ष में एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करेगी। ये आकर्षण कम हो सकता है, ज्यादा हो सकता है, या बहुत ज्यादा या बहुत कम हो सकता है, परंतु प्रत्येक वस्तु में आकर्षण का गुण पाया जाता है। ये गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत दिया था सर आइजैक न्यूटन ने। पूरा नाम इनका याद रखिएगा, सर आइजैक न्यूटन ने। कब दिया था, सन 1687 में। ज्वार भाटा क्या होता है कि समुद्र के जल का अचानक अपनी सतह से ऊपर उठना ज्वार कहलाता है, तथा ये जब जल वापस अपने अक्ष पे वापस लौटता है तो उसे भाटा कहते हैं। ये होता क्या है, ये होता है सूर्य व चंद्रमा की आकर्षण गतियों के कारण। सूर्य व चंद्रमा की आकर्षण गतियों के कारण। समझने के लिए क्या करते हैं, समझने के लिए हम लोग एक पेज दोबारा से लेते हैं। होता क्या है, जब पृथ्वी इस तरह से है और पृथ्वी के जस्ट सामने सूर्य आ जाए और इसी के पास में चंद्रमा भी आ जाए, सूर्य चंद्रमा दोनों एक तरफ हो जाए, तो दोनों का आकर्षण बल ज्यादा हो जाएगा। जब आकर्षण बल ज्यादा हो जाएगा तो यहाँ का जो जल होगा वो थोड़ा सा हिचकोले खाते हुए ऊपर उठ जाएगा। जो ये ऊपर उठेगा इसे बोलेंगे ज्वार। और कुछ क्षण बाद ये चंद्रमा अपनी जगह से मूव हो जाएगा, या सूर्य अपनी जगह से मूव हो जाएगा, या पृथ्वी अपनी जगह से मूव हो जाएगी, जिस वजह से ये दोबारा से आकर्षण कम हो जाएगा और ये वापस लौटेगी। जब ये वापस लौटता है तो इसे भाटा कहते हैं। ज्वार और भाटा कंफर्म किस वजह से आते हैं, ये सूर्य और चंद्रमा की वजह से आते हैं, ये भी कंफर्म हो गया। इसका गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत किसने दिया था, सर आइजैक न्यूटन ने। कब दिया था, सन 1687 में। ईयर भी याद रखिएगा, 1687 में। इसके बाद क्या होता है, ज्वार भाटा को समझाने के लिए एक दूसरा सिद्धांत आता है जिसे प्रगामी तरंग सिद्धांत कहते हैं। देता हूँ आपके लिए, तो ये ऑप्शन और याद रखिएगा, ये भी आपसे पूछ सकता है। दूसरा सिद्धांत कब आया और क्या आया वो याद रखिएगा, प्रगामी तरंग सिद्धांत। प्रगामी तरंग सिद्धांत जो ज्वार भाटा को, इससे प्रगामी तरंग सिद्धांत, ये ज्वार भाटा को और ज्यादा डिटेल से बताया है। ये किसने दिया था, ये दिया था विलियम व्हेल ने। विलियम व्हेल ने कब, सन 1833 में। ज्वार भाटा से संबंधित दो वैज्ञानिक थे, दोनों वैज्ञानिक के डाटा याद रखिएगा। सर आइजैक न्यूटन ने 1687 में कह दिया गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत। प्रगामी तरंग सिद्धांत विलियम व्हेल ने दिया कब, 1833 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी होती है। अच्छा, ये देशांतर रेखाएं होती क्या है, पृथ्वी पे वो काल्पनिक रेखाएं जो एक दूसरे देश के विभक्त करने का कार्य करती है। इन रेखाओं में से एक शीर्ष रेखा है जिसको हम लोग 180 डिग्री एंगल के नाम से जानते हैं, जिसको हम लोग देशांतर रेखा के नाम से भी जानते हैं, और इसी को जीएमटी लाइन या ग्रीन विचलन टाइम लाइन भी बोलते हैं। पृथ्वी में
प्रत्येक ग्रह के या पृथ्वी में प्रत्येक देश, शहर, जिले का टाइम लाइन निर्धारण करने की रेखा क्या कहलाती है? 180 डिग्री देशांतर रेखा। अब इसमें किस संख्या के बारे में पूछा गया है? अगर आपसे यहाँ से देश नाम पूछा, कौन सी रेखा, कौन सी देशांतर रेखा समय का निर्धारण करती है, तब आप क्या लिखते हैं? समय निर्धारण का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? समय निर्धारण का कार्य किया जाता है 180 डिग्री देशांतर रेखा द्वारा। अब इसके अलावा क्या होता है? देखिए, मिड वाली रेखा क्या हो गई? एक हो गई 180 डिग्री, और उसी का इधर से नाम हो जाएगा 0 डिग्री। एक से लेके 179 इधर, एक से लेके 179 इधर, टोटल कितनी हुई? काउंट करिए, 179, 179, एक 0 डिग्री रेखा, एक 180 डिग्री रेखा, टोटल रेखाओं की संख्या कितनी हो गई? 360। ये 179 क्या है? 179 डिग्रीज हैं। 179 का डिग्री क्या हो? प्रत्येक एंगल पे, एक डिग्री पे, एक डिग्री का कोण बनाते हुए पहली रेखा, 2 डिग्री का कोण बनाते हुए दूसरी रेखा, 3 डिग्री का कोण बनाते हुए तीसरी रेखा। अब जब देशांतर रेखाओं को पढ़ेंगे तो देशांतर रेखाओं को पढ़ते समय ये भी याद रखिएगा, भारत का टाइमलाइन ग्रीनविच टाइमलाइन से कितना आगे है? तो याद रखिए, ग्रीनविच टाइमलाइन से 5.5 घंटे आगे। इसलिए जब आप घड़ियों को देखते होंगे GMT 5:30 लिखा होता है हमेशा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछता है? अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछता है वो देखिए। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, जोजिला दर्रा कहाँ स्थित है? ठीक है, जो जोजिला दर्रा है वो लद्दाख में स्थित है, और ये लद्दाख और जम्मू कश्मीर के मध्य आने जाने का रास्ता सुगम बनाता है। लद्दाख और जम्मू कश्मीर के मध्य आने जाने का रास्ता सुगम बनाता है। जोजिला दर्रा की हाइट भी याद रखिएगा, 11,650 फीट इसकी ऊंचाई है। जब आप इसको पढ़ें तो इससे पढ़ते हुए आपको दो चीजें और याद रखनी पड़ेगी। सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है? काकोरम श्रेणी में काकोरम दर्रा। और सबसे छोटा कौन सा? बनिहाल। काकोरम क्या है? सबसे ऊंचा दर्रा, और सबसे छोटे दर्रे के बारे में जब कभी चर्चा कर ले तो बनिहाल दर्रा। तो ये दो ऑप्शंस और याद रखिएगा। जोजिला दर्रा कहाँ है? लद्दाख श्रेणी में। हाइट क्या है? 11,650 फीट। करता क्या? जम्मू कश्मीर से लद्दाख से जम्मू कश्मीर के आने जाने का रास्ता सुगम करता है। ये लगभग 6 माह तक बंद रहता है, 6 माह ही वर्ष में खुला रहता है। दर्रे होते क्या है? किसी भी नदी या झील द्वारा बनाया गया वह मार्ग जो पर्वतों को काटकर बनाया गया है। नदी या झील द्वारा पर्वतों को काटकर बनाया गया मार्ग, जहां से अब नदी नहीं भी बह रही है, अभी वो झील नहीं बह रही है, इसलिए वो सूख गया और उसको लोग अपने सुगमता के लिए यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, डाफला, मिरी व आबोर पहाड़ियां कहाँ स्थित है? डाफला जनजाति, डाफला विद्रोह, ये दोनों ऑप्शन से तुरंत आपको याद हो जाना चाहिए कि अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। बाकी पहाड़ियां भी, डाफला, मिरी और आबोर पहाड़ियां प्रमुख तौर से अरुणाचल प्रदेश में ही स्थित है, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो गया होगा। अगला क्वेश्चन है, प्रति व्यक्ति आय ज्ञात करने का सही सूत्र क्या है? अच्छा, जस्ट जब आप देश के बारे में चर्चा करते हैं तब तो बड़ी राष्ट्रीय 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 सब नाम आते हैं। अब अपने घर को देखिए, आप अपना परिवार देखिए। अपने परिवार में जस्ट सपोज करते हैं कि आपके घर में 50,000 रुपए लोग कमा रहे हैं और आपके यहाँ 5 व्यक्ति हैं, तो प्रति व्यक्ति के लिए लगभग कितने रुपए आएंगे? प्रति व्यक्ति की अर्निंग कितनी होगी? 10,000 रुपए। कैसे निकाला आपने? किया क्या? कुल आय को कुल जनसंख्या से डिवाइड कर दिया। अब यहाँ पे क्या है? कुल जनसंख्या डिवाइड पे, ये ऑप्शन गलत हो गया। राष्ट्रीय आय, कुल जनसंख्या, राष्ट्रीय, बी और सी नंबर तो एक ही लिखा हुआ है। यहाँ पे एक काम कर लीजिएगा, यहाँ पे एक लेटर और लिख लीजिएगा, सकल राष्ट्रीय आय, और इस यहाँ लिख दीजिएगा आंशिक राष्ट्रीय आय। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो गया होगा। ठीक है, कुछ लोगों का बी होगा तो उसका बी भी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछ रहा है। हेड काउंट रेशियो का क्या अर्थ है? कि हेड काउंट रेशियो क्या होता है? ठीक है, इसको हम लोग SCR के नाम से जानते हैं। SCR, हेड काउंट रेशियो को शॉर्ट फॉर्मेट में क्या बोलते हैं? SCR। ये कुल 12 कारकों पर डिपेंड करता है। याद करने का सीधा सा तरीका है, जब आपके पास टॉफियों की संख्या कम हो जाएगी, जैसे आपका बर्थडे है और आपके पास टॉफियों की संख्या कम हो गई, जस्ट इमेजिन आपके पास टॉफियों की संख्या कम हो गई। अब आप करेंगे क्या? पहले लोगों के सर को काउंट करेंगे। लोगों के सर काउंट करने के बाद आप उनको 1 या 2 टॉफी ही दे के कम से कम में अपनी टॉफियां बचाना चाहेंगे। मतलब क्या? आपके पास टॉफियों की गरीबी आ गई। तो ये क्या है? ये पड़ता है निरपेक्ष गरीबी के आकलन के लिए। कितने कारकों पर डिपेंड करता है? ये 12 कारकों पर डिपेंड करता है। 12 ऐसे कारक है जिनके आधार पर निर्धारण किया जाता है कि वर्तमान समय में गरीबी की दर कितनी है। मुख्य कारण कौन कौन से हैं? स्वास्थ्य, शिक्षा व जीवन शैली। मुख्य कारण याद रखिएगा, स्वास्थ्य, शिक्षा व जीवन शैली, ये 3 मुख्य कारण है। इसके साथ ही इसमें 12 कारकों का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के संविधान में भाग 2 किससे संबंधित है?
कल के क्वेश्चन हम लोगों ने भाग 1 देखा था जो संघ व राज्य क्षेत्रों से संबंधित था। भाग 2 किससे? भाग 2 नागरिकता से संबंधित है। जब कभी भाग 3 के बारे में चर्चा करेंगे तो भाग 3 होता है मौलिक अधिकारों के बारे में। भाग 4 किससे होता है? डीपीएसपी अर्थात राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में। भाग चौथे का क्या कहलाता है? मूल कर्तव्यों के बारे में। भाग 5 में क्या चर्चा की गई? संघ के बारे में। भाग 6 में क्या चर्चा की गई? भाग 6 में चर्चा की गई राज्य क्षेत्रों के बारे में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे? 36वें संविधान संशोधन द्वारा वर्ष 1975 में किस राज्य को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया? देखिए, जब कभी आप इसको देखें तो उस राज्य की राजधानी है गंगटोक। ये दो ऑप्शन एक याद रख लीजिए। दूसरा याद रखिएगा, वहां यूनेस्को द्वारा संरक्षित एक कंचनजंगा नाम का राष्ट्रीय उद्यान है। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? कंचनजंगा जिसका नाम है, जिसको यूनेस्को ने संरक्षित करके रखा है। अब ये क्या है? एक हुआ था हमारे यहाँ पे 35वां संविधान संशोधन 1974 द्वारा उस राज्य को सह राज्य की संकल्पना प्रस्तुत, उस राज्य को सह राज्य का दर्जा दिया गया। इसके बाद 36वां संविधान संशोधन 1975 द्वारा उसको भारत का पूर्ण राज्य बना लिया गया। इतने विशेष राज्य का नाम क्या है? सिक्किम। अर्थात यहाँ का ऑप्शन नंबर कौन सही होना चाहिए? बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ करते हैं। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, भारत के संविधान का कौन सा आर्टिकल प्रेस की स्वतंत्रता के बारे में बताता है? देखिए, यहाँ उतना डिटेल से तो नहीं लिखा है। जो आर्टिकल 19 है, आर्टिकल 19 6 प्रकार की स्वतंत्रता आपको प्रदान करता है। भाषण की, अभिव्यक्ति की, शांति से एकत्र होने की, यूनियन बनाने की, संघ बनाने की, घूमने की, निवास करने की, व्यवसाय करने की। इसमें से ही 19 का पहले का नंबर या पूरा आपके पास लिख के आ जाएगा 19 फर्स्ट ए। हिंदी में क्या लिखा होगा? 19 फर्स्ट आ। कुछ जगह आ की जगह का शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो ये जो आर्टिकल है, इनमें से कोई एक ऑप्शन दिया जाए तब आप लगाएंगे प्रेस की स्वतंत्रता। जब ये नहीं दिया गया तो आर्टिकल 19 से भी हम लोग काम चला सकते हैं। अर्थात ऑप्शन नंबर इसका बी सही हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान निम्न में से कौन सा देश मित्र राष्ट्र संघ में शामिल नहीं था? अब मित्र राष्ट्रों के बारे में चर्चा करें। देखिए, कौन कौन से राज्य या कौन कौन से देश मित्र राष्ट्रों की श्रेणी में थे, पहले उनकी संकल्पना कर लेते हैं तो आपको ऑप्शन याद हो जाएगा। केवल आपको 5 राज्य या 5 देश या 5 राष्ट्रों के बारे में ध्यान रखना है। पहला देश रहेगा इसमें इंग्लैंड। सेकंड कौन है? सेकंड रहेगा आपका जापान। इंग्लैंड, जापान, यूएसए अर्थात यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, रूस, फ्रांस। रूस, फ्रांस, ये 5 देश थे मित्र राष्ट्र श्रेणी। अब मित्र राष्ट्रों के अलावा इसमें क्या कोई ऑप्शन है? इंग्लैंड था, फ्रांस भी था, जापान भी था, परंतु ऑस्ट्रिया नहीं था। अर्थात इसका कौन सा रहेगा? ऑप्शन नंबर डी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जर्मनी ने मित्र राष्ट्रों की सेनाओं के समक्ष कब आत्मसमर्पण किया था? इस सेकंड वर्ल्ड वार की चर्चा कर रहा था और जर्मनी ने हथियार होने के बाद भी इस तरह से समर्पण कर दिया कि उसके पास कुछ नहीं है, क्योंकि उसने नागासाकी और हिरोशिमा पे हुए बम ब्लास्ट को देखा था कि कितना ज्यादा दुस्साही हो गया था। कब किया था वो याद रखिएगा। डेट 7 मई की वो अशुभ घड़ी थी। सन था 1945 का। 7 मई 1945, मई 1945 लिखा हुआ, इसके आगे 7 मई और याद रखिएगा, तो इसलिए आपको डाटा कंप्लीट हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर कौन सा रहेगा? सी नंबर सही रहेगा। अच्छा, ये जो आपने प्रथम विश्व युद्ध पढ़ा था, प्रथम विश्व युद्ध हुआ कब से कब था? 1914 से लेके 18 तक। सही डेट याद रखिए, कब से कब हुआ था। सही डेट आप लोग तुरंत कमेंट करके बताइए। 28 जुलाई से लेके 11 नवंबर। 28 जुलाई 1914 से लेके 11 नवंबर 1918 तक। नंदवंश का संस्थापक कौन था? नंदवंश के संस्थापक महापद्मानंद है, पर इनको लिखते कुछ इस तरह से महापद्मानंद। ठीक है, थोड़ा सा वहां गलत लिखा हुआ पद्मानंद। ठीक है, अब महापद्मानंद जी के बारे में इनका पीरियड शासनकाल याद रखिएगा। 343 से लेके 321 बीसी तक इनका शासनकाल रहा था। और ऑप्शन देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछता है, बिंदुसार के जैन ग्रंथों में किस नाम से जाना जाता है? बिंदुसार को जैन ग्रंथों में किस नाम से जाना जाता है? सबसे पहले बिंदुसार के बारे में याद रखिएगा। बिंदुसार जैन धर्म के समर्थक थे एवं जैन धर्म का संरक्षण किया था। इनके बारे में जैन धर्म के एक ग्रंथ में लिखा हुआ है। किस ग्रंथ में लिखा है उसका नाम भी याद रख लीजिए, क्योंकि आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आज यहाँ नहीं पूछा गया था, आगे भविष्य पूछा जा सकता है। राजावली कथे में, जैन धर्म का एक ग्रंथ है जिसको राजावली कथे कहते हैं। इसमें उदाहरण दिया गया, इसमें लिखा गया है, बिंदुसार अपने पुत्र भास्कर के साथ श्रवण बेलगोला में आए। श्रवण बेलगोला में आए। ठीक है, राइटिंग बहुत अच्छी, इसलिए ध्यान रखिए। बेलगोला में भ्रमण करने आए।
और वहां पे इनका नाम सिंह सेन से उपाधि दी गई, अर्थात ऑप्शन नंबर इसका ए सही रहेगा। बिंदुसार को जैन ग्रंथों में सिंह सेन के नाम से उदाहरण करते हैं। और जैन ग्रंथ कौन सा? राजावली कथे। राजावली कथे में क्या बताया गया कि बिंदुसार अपने पुत्र भास्कर के साथ श्रवण बेलगोला में भ्रमण करने आए। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, बिंदु चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार में कौन सा विद्वान नवरत्नों में शामिल नहीं था? पहले ध्यान रखिए, चंद्रगुप्त सेकंड या चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में कौन कौन से नवरत्न थे, अगर उनके नाम आपको कंफर्म हो जाए तो याद रखिएगा। अमर सिन्हा, धनवंतरी, हरिसेना, कालिदास, छपनाका, शंकु, वारामीर, रुचिरूर, बेताल भट्ट। मैं ये पूरे के पूरे टिक्स हटा देता हूँ, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। स्क्रीनशॉट नहीं लेते हैं तो ये कंप्लीट पीडीएफ भी आप लोगों को व्हाट्सएप और टेलीग्राम पे ये कंप्लीट पीडीएफ आपको व्हाट्सएप और टेलीग्राम पे मिल जाएगी। आज मैंने अभी एक न्यूज़ देखा जिसमें ये लिखा गया है टेलीग्राम के सीईओ को गिरफ्तार किया गया, तो हो सकता है टेलीग्राम के अगेंस्ट पे भी कोई कार्रवाई की जाए, इसलिए हम लोग अभी टेलीग्राम का कोई सब्सिट्यूट ऑप्शन ढूंढते हैं, व्हाट्सएप चैनल के माध्यम से करेंगे। इसका पूरा का पूरा आप लोग टिक याद रखिएगा। ध्यान क्या है, यहाँ पे ऑप्शन कौन से देखिए, अमर सिंह, ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ का क्या सही रहेगा, डी नंबर से अमर सिंह थे, ठीक है, अमर सिन्हा थे, अमर सिंह थे, ठीक है, ऑप्शन नंबर बाड़भट्ट से, ठीक है, सॉरी दैट्स माय मिस्टेक्स, आर्यभट्ट नहीं था, अर्थात इसका ऑप्शन नंबर सी हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछता है, बंद कमरे में ऊष्मा का स्थानांतरण किस विधि से होता है? तो याद रखिएगा, ऊष्मा के स्थानांतरण से संबंधित 3 विधियां हैं। तीनों विधियों के नाम याद रखिएगा, एक चालन विधि, एक संवहन विधि, तीसरा क्या होता है, विकिरण विधि। आपसे विकिरण विधि का एग्जाम्पल पूछे तो विकिरण विधि का एग्जाम्पल याद रखिएगा, विकिरण के माध्यम से या किरणों के माध्यम से बिना किसी माध्यम के निर्वात में भी ऊष्मा का संचार हो सकता है, जैसे सूर्य की गर्मी का पृथ्वी तक पहुंचना। चालन विधि में हमेशा ठोस पदार्थों से स्थानांतरण होता है, दोनों का आपस में एक दूसरे को टच करना जरूरी है। और बंद जब कभी इसके बारे में एग्जाम्पल कर दे तो ऑप्शन नंबर याद रखिएगा, संवहन, ऑप्शन नंबर 20 का सही रहेगा, बंद कमरे का उदाहरण। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, बल आघूर्ण का मात्रक क्या है? बल आघूर्ण का मात्रक याद रखिएगा, बल आघूर्ण हम लोग न्यूटन मीटर, बल आघूर्ण का मात्रक बिल्कुल सही है पर यहाँ पे लिखा गलत है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। बल आघूर्ण का मात्रक, देखो इस तरह के भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं जो कि गलत है। बल आघूर्ण का मात्रक क्या है? न्यूटन मीटर, ऑप्शन नंबर ये याद रखिएगा। हिंदी में इसको हम लोग न्यूटन मीटर कहते हैं, न्यूटन मीटर के नाम से संबोधित करते हैं। और इसकी विमा के बारे में और याद रखिएगा, दोनों क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। इसकी विमा होती है ml2t-2, ml2t-2। बहुत बेकार लिखा ना मैंने, इस चीज को मैं ठीक कर देता हूँ, इस चीज को मैं सही कर देता हूँ, ठीक है। इसके चारों ऑप्शंस गलत हैं, ये चारों ऑप्शंस नहीं होंगे। बल आघूर्ण का मात्रक क्या है? बल आघूर्ण का ऐसा ही मात्रक न्यूटन मीटर है, जिसको एनएम से संबोधित करते हैं। और इसकी विमा याद रखिएगा, इसकी विमा क्या है? इसकी विमा है ml2t-2, ये ऑप्शंस और याद रखिएगा। और जब कभी विमा लिखते हैं तो उसको बड़े कोष्ठक में बंद करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, अत्यंत जहरीली गैस मिथाइल आइसोसाइनाइड का रासायनिक नाम क्या है? ठीक है, ये जो मिथाइल आइसोसाइनाइड था, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करके आपसे पूछा जा सकता है कि भोपाल गैस त्रासदी में भोपाल गैस त्रासदी में किस गैस का प्रयोग हुआ था? तो याद रखिएगा, मिथाइल आइसोसाइनाइड का। ये भोपाल गैस त्रासदी कब हुई थी? 1984 की बात है जब भोपाल गैस त्रासदी हुई थी। इसका केमिकल फॉर्मेट क्या है? इसका केमिकल फॉर्मेट है CH3NCO, कहीं लिखा है CH3NCO, ये बॉन्डिंग के साथ है, या डबल बॉन्ड की गैस है, ठीक। ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर ए, ये अत्यंत विषैली गैस है कि हवा में घुलनशील भी है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन कार्बनिक यौगिकों को ओलिफिन्स कहा जाता है? जब कभी ओलिफिन्स के बारे में चर्चा करेंगे, फिन्स नहीं, यहाँ फिन होगा, ठीक है। जब कभी आपके वो ओलिफिन्स के बारे में चर्चा करेंगे, ओलिफिन्स का मतलब क्या? उनके मध्य में डबल बॉन्ड होना चाहिए। डबल बॉन्ड मतलब क्या? वो एल्कीन ग्रुप के सदस्य होंगे। सदस्य किसके होंगे? वो एल्कीन ग्रुप के। निम्नलिखित में कोई ऑप्शन दिया, ऑप्शन नंबर बी, एल्कीन ग्रुप हो गया, ठीक है। 3 चीज होता है, एन, इन, आइन, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है, काइन। अब इस तरह से जब कब पढ़ेंगे? जब हम लोग केमिस्ट्री की क्लास ले रहे होंगे। आज हम लोग इसको शॉर्ट फॉर्मेट में पढ़ते हुए आगे पढ़ते हैं। हृदय से शरीर के अंगों तक रक्त ले जाने वाली वाहिनी को क्या कहते हैं? इसके लिए दोनों क्वेश्चन याद कर लीजिए जो आपसे पूछा जाता है। यहाँ पर क्या है, हृदय से अंगों तक जब कभी भी रक्त जाएगा तो वो बह रहा होगा धमनियों में। हृदय से अंगों तक कहाँ जाएगा? धमनियों से। जब कभी अंगों से एकत्र किया जाएगा, अंगों से दोबारा हृदय तक जाएगा, अंगों से हृदय तक जाता है सीना में। यहाँ पे ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? आप लोग ध्यान रखिएगा,
ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन पूछ कर, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन पूछ रहा है आयोडीन युक्त हार्मोन किसे कहते हैं। आयोडीन युक्त हार्मोन थायरोक्सिन है। थायरोक्सिन क्या होता है, आयोडीन युक्त हार्मोन है, और ये इसका श्रवण क्या होता है, इसका थायराइड ग्रंथि में इसका श्रावण होता है। इसके अन्य नाम याद रखिए, इसका अन्य नाम T4 नाम से भी इसको संबोधित करते हैं। अगला क्वेश्चन है IPv6 का साइज कितना होता है। ये कंप्यूटर का बेहतरीन क्वेश्चन है। IPv6 क्या है, ये ईथरनेट प्रोटोकॉल है। ईथरनेट क्या होता है, लोकल एरिया नेटवर्क क्रिएट करता है या केबल के माध्यम से। जब कभी ईथरनेट पोर्ट से हम कनेक्शन लेते हैं तो IPv6 या IPv4 के माध्यम से सूचित होगा। IPv4 का साइज क्या होता है, वो होता है 32 बिट का, और IPv6 के बारे में चर्चा करें तो वो होता है 128 बिट का। यहाँ पे बिट का उपयोग किया जाता है, तो आप लोग बिट इसके आगे लिख लीजिएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर आपको कौन सा सही होगा ये आप लगा दीजिएगा। अगला क्वेश्चन जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, MS वर्ड में रन को शुरू किया जाता है। MS वर्ड में रन को शुरू करने के लिए विनवर्ड लिखा जाता है, अर्थात ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिम्मो महोत्सव कहाँ मनाया जाता है। देखिए सिम्मो महोत्सव जो है, ये सिम्मो महोत्सव गोवा का मनाया जाने वाला है, और ये एक प्रकार का वसंत महोत्सव है, अर्थात ये क्या है, वसंत उत्सव है, वसंत के मौसम में मनाया जाता है। इसमें परेड भी होती है, और परेड में क्या होता है, लोक सांस्कृतिक गीतों का प्रयोग किया जाता है, अर्थात ऑप्शन नंबर ये कह रहा ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन से पूछ रहा है ओणम किस राज्य में मनाया जाता है। याद रखिएगा भगवान वामन की जयंती है ये, और ये 10 दिनों तक चलने वाला त्योहार है। कौन से, किस भगवान की, भगवान वामन की ये जयंती है। भगवान वामन की ये जयंती है, और ये लगातार 10 दिनों तक चलने वाला एक त्योहार है। मनाया कहाँ जाता है, ओणम अर्थात केरल में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा, ऑप्शन नंबर, चलिए गलत जगह लिखा है, पर ऑप्शन नंबर ए ही सही रहेगा। चलिए, तो ये क्वेश्चन था जहां हम लोगों ने चर्चा की जीके जीएस के प्रैक्टिस सेकंड के बारे में। ठीक 8 बजे के बारे में चर्चा करेंगे, रात 8 PM पे आप लोगों की सेकंड क्लास आएगी, जिसमें इंग्लिश का सेकंड प्रैक्टिस सेट्स होगा। सेशन पसंद आया तो सेशन को लाइक करिएगा, दोस्तों शेयर करिएगा, चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज के सेशन को यहीं तक रख रहे हैं। व्हाट्सअप और टेलीग्राम को जुड़ना मत भूलिएगा। तब तक के लिए कीप स्टडिंग, कीप स्माइलिंग, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। पढ़ाई में स्वाट एक साथ अच्छी लगती है, अकेले में दोनों या दूर हैं। धन्यवाद दोस्तों।